प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीआईसी प्रवक्ता के प्रैक्टिस सेट 22 के अंतर्गत 80 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह प्रश्नोत्तरी आपको टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस आदि हिंदी विषय से होने वाले एग्जाम में बहुत रामबाण का काम करेगी। प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? कामदेव का परिवाची शब्द कौन सा है? बताइए, कामदेव का परिवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो कामदेव का परिवाची शब्द इसमें से मनोज है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं कामदेव का और अन्य परिवाची शब्द जानते हैं। कामदेव का और परिवाची शब्द कौन सा है? इनको मदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदन भी कहा जाता है। इनको अनंग भी कहा जाता है। कामदेव को बहुत बार पूछा जाता है। इनको एक पुष्प धनवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प धनवा कामदेव का परिभाषी शब्द है। और एक और है मनसिज, बहुत बार पूछा गया, सबसे अधिक बार पूछा गया है मनसिज। जो मन में बसने वाले होते हैं मनसिज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छाटिए। बताइए, इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? बताइए, जो जो दो सार्थक शब्दों से बनते हैं। दो सार्थक शब्दों से, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बने, उसे क्या कहेंगे? सार्थक यौगिक शब्द कहेंगे। जिससे परोपकार इसमें यौगिक शब्द है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो सार्थक शब्द से बना है, पर प्लस उपकार से बना है परोपकार, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर चलते हैं 3। बताइए प्रश्न नंबर 3। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? बताइए, ALT 2025 में पूछा गया प्रश्न था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने किया था? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। नागर ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे नागरी लिपि कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 4। निम्नलिखित में अघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? बताइए, अघोष भी हो और अल्प प्राण हो। प्रश्न नंबर 4 का कौन सी है? बताइए। तो आएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये अघोष किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है। अघोष और सघोष बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड होता है ना, ये अघोष होते हैं। कौन होता है? अघोष। पहला और दूसरा का आता है अघोष होता है। तीसरा, चौथा, 5वां का आता है सघोष होता है। इसे आप जरूर याद कर लें। कौन सा होता है? सघोष या घोष भी इसे कहते हैं। पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, 5वां अघोष सघोष होता है। और पहला अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। दूसरा महाप्राण व्यंजन होता है। तीसरा अल्प प्राण व्यंजन होता है। चौथा का होता है, बताइए, महाप्राण व्यंजन होता है। और 5वां का होता है अल्प प्राण होता है। इसे आप जरूर याद कर लें। इस प्रकार से तो क्या है? अघोष भी है और अल्प प्राण व्यंजन भी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 5। दृघ उर्झत टूटत कुतुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। यह दोहे में उपयुक्त अलंकार है। बताइए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है या किसका दोहा है? बिहारी कवि का दोहा है, जो बिहारी रीत काल के रीत सिद्ध कवि थे। कौन से कवि थे? रीत
सिद्ध कवि तो बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है कि रीत सिद्ध कवि कौन है। रीतकाल के बिहारी हैं। इसमें असंगत अलंकार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है जीआईसी में। असंगत अलंकार कहाँ पर होता है बताइए? जहाँ कारण और कार्य में प्रत्यक्ष मेल न हो। जहाँ कारण और कार्य में प्रत्यक्ष मेल न हो, वहाँ पर क्या होता है? असंगत अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ दो प्रेमी दृग माने आंखें मिलती हैं। दो प्रेमियों क्या है? दृग माने नयन जो है मिलता है, उससे क्या होता है? उनके परिवार के लोग टूट जाते हैं, माने उन पर नाराज हो जाते हैं। जिस पर चतुर प्रेमियों को जब मन मिलता है तो उसके मन में जो आपस में जुड़ते हैं तो दुर्जनों माने समाज में गांठ पड़ जाती है, माने ईर्ष्या हो जाती है। इस प्रकार इसके कार्य और कारण में जो प्रत्यक्ष मेल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ असंगत अलंकार होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? बताइए। रामविलास शर्मा की आत्मकथा कौन सी है? अपनी धरती अपने लोग। कितने खंडों में विभक्त है? तो 3 खंडों में विभक्त है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामविलास ने एक और लिखा है, निराला की साहित्य साधना बहुत बार पूछी गई है। क्या लिखा है? निराला की साहित्य साधना बहुत बार पूछी गई है, ये भी या इनकी कृति को याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 7। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है? बताइए। प्रश्न नंबर 7, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ताजमहल किसका है? प्रश्न नंबर 7 का ये नासिरा शर्मा का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नासिरा शर्मा के और देखिए कौन से है, बहुत बार पूछा गया है। पारिजात इनकी प्रमुख उपन्यास है, बहुत बार पूछा गया है। पारिजात किसका है? उपन्यास नासिरा शर्मा का। एक है कि इनका कुइयाँ जान, कौन सा है? कुइयाँ जान। और क्या है बताइए? जिंदा मुहावरे, बहुत बार पूछा गया है। जिंदा मुहावरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद कर लें। नासिरा शर्मा की ये उपन्यास है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? बताइए। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? प्रश्न नंबर 8 का सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो देवनागरी लिपि के अंक होते हैं, क्या अंक ऐसे लिखे जाते हैं? 1 2 3 4 5। इनको किस लिपि में लिखने का सुझाव दिया? रोमन लिपि में। रोमन लिपि कैसे होती है? 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखने का सुझाव जो है सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काका कालेलकर ने क्या सुझाव दिया? इन्हें अ की 12 खड़ी बताया। अ की 12 खड़ी को बनाने वाले कौन है? काका कालेलकर। अ की 12 खड़ी को बनाया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9। कैंची किस भाषा का शब्द है? बताइए। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुर्की भाषा के और शब्द जो पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कालीन। और बताइए कौन सा पूछा गया है? चाकू। चाकू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। और एक बहादुर है, कौन सा? बहादुर जो है बहुत बार पूछा गया, इसे भी आप जरूर नोट कर लेंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 10। यदि ए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर अ आव औ आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? बताइए। यह कौन से नियम संधि में आते हैं? जो ए ओ औ के बाद जब भिन्न स्वर आए तो अ आव औ आ हो जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अयाद संध हो जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ने प्लस अनम का बन जाता है, नयनम बन जाता है का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पर। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है, बताइए श्री राम शर्मा की कौन सी रचना है, बोलती प्रतिमा, उसकी विधा बताना है आपको। ये रेखा चित्र विधा है, कौन सी विधा है, रेखा चित्र विधा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कब लिखी गई, तो 1937 ईस्वी में लिखी गई इनकी रेखा चित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री राम शर्मा किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए, बहुत बार पूछा गया है किस लिए प्रसिद्ध हैं श्री राम शर्मा। तो शिकार साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत बार पूछा गया है। शिकार साहित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो श्री राम शर्मा, बहुत बहुत पूछा गया, शिकार साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका कौन सी शिकार साहित्य बहुत है, जंगल के जीव, कौन सी, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, वे कैसे जीते हैं, बहुत बार पूछा गया। जंगल के जीव किसका है, तो श्री राम शर्मा की कृति है। प्रश्न नंबर 12, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, बताइए, असत्य मतलब गलत कथन कौन सा है। तो भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, सही बात है, भाषा में समाज से ही सीखने को मिलता है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही बात है, भाषा परिवर्तन हो, जिससे पहले संस्कृत था, संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्रकृत हुआ, प्रकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से हिंदी हुआ। भाषा अनुकरण ग्राह्य है, भाषा अनुकरण करने से हम लोग ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक संपत्ति है। देखिए यहाँ सामाजिक संपत्ति दिया है, भाषा कैसी संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, यही जो है गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13, प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, एक प्यारा प्यारा कमेंट करें और लाइक जरूर करें। शहर में कोई किसी का जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है, बताइए, यह कथन जो है किस रचना से लिया गया है, आपको गद्यांश उसका पूछ लिया गया है। तो ये कथन जो है मैला आंचल का है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए मैला आंचल किसका उपन्यास है, तो मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास, किसका उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास माना जाता है। कब लिखा गया था बताइए, 1954 ईस्वी में लिखा गया था। ये प्रथम आंचलिक उपन्यास है, कैसा उपन्यास है, प्रथम आंचलिक उपन्यास है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये किसमें किसकी कथा है, तो मेरीगंज गांव की कथा है, कि यहाँ की कथा है, मेरीगंज गांव की कथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, बताइए, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन से हैं इसमें से, तो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत बार पूछी गई है। पहला उद्धव शतक, कौन सी रचना इनकी, उद्धव शतक, बहुत बार पूछी गई है। इसमें एक पंक्ति है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और दूसरा है हिंडोला, इनकी बहुत बार पूछी गई है, कौन सी रचना, हिंडोला। और एक कौन सी है बताइए, वेरी वेरी, गंगा अवतरण, कौन सी लिखे हैं, गंगा अवतरण लिखे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख तीनों रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 15, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, बताइए, हरिबिंदी की किस साहित्यकार की कहानी है, प्रश्न नंबर 15 का, तो हरिबिंदी जो है मृदुला गर्ग की
कहानी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए मृदुला गर्ग जो है कहानी लेखक कौन कौन कहानी लिखी है? इनका प्रसिद्ध कहानी है कठगुलाब, एक उपन्यास है। कठगुलाब जो है इनका क्या है? उपन्यास, बहुत बार पूछा गया है। और एक चितकोबरा, इसे जरूर याद करें, चितकोबरा इनका प्रमुख उपन्यास है, बहुत बार पूछा गया है मृदुला गर्ग का। प्रश्न नंबर 16, भई गति सांप सुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? भई गति सांप सुंदर केरी, इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 17, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है। बताइए शेष कादंबरी नाम से उपन्यास किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शेष कादंबरी जो है अलका सारावगी का उपन्यास है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने कौन कौन से लिखा है उपन्यास? इनका प्रसिद्ध एक उपन्यास है कली कथा बया बाई पास। कली कथा वाया बाई पास इनका प्रसिद्ध है अलका सारावगी का, बहुत बार पूछा गया है, इसे भी जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 18, भवभूति का मूल नाम क्या है? बताइए भवभूति का मूल नाम क्या है? तो भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भवभूति के पिता का क्या नाम था? बताइए इनके पिता का नाम था नीलकंठ, जरूर याद कर लें। इनके पिता क्या नाम था? नीलकंठ था। और इनके माता का क्या नाम था? बताइए, ये भी पूछा गया है। तो इनके पिता माता का नाम जातु कणरी था। क्या था? जातु कणरी इनके माता का नाम भवभूति के था। इसे भी जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 19, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। बताइए काली कैसा शब्द है? तो राम की गाय की विशेषता बता रहा है कि यह राम की गाय जो है काली है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा 19 का? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विशेषण है। क्या है ये? काली शब्द जो है विशेषण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्रविशेषण कौन सा हो जाएगा? तो प्रविशेषण हो जाएगा बहुत। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। प्रश्न नंबर 20, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। बताइए ये कविता किसने लिखा है? प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र राव भारत में भर दे वर्धे वीणा वादनी वर्धे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता की पंक्ति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी कविता कौन सी है? वर्धे वीणा वादनी, वर्धे वीणा वादिनी वर्धे इनकी कविता है, उसी से पंक्ति ली गई है। इनकी प्रसिद्ध निराला की कौन कौन सी रचनाएं हैं? बताइए। परिमल बहुत बार पूछी गई है। परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और तुलसीदास बहुत पूछी गई है। तुलसीदास इनकी रचना है। और कौन सी है? बताइए कुकुर मुत्ता, जो प्रगतिवादी कविता है कुकुर मुत्ता, बहुत पूछा गया है। इनकी रचनाओं को जरूर आप याद कर लें। एक है गीतिका। कौन सी है? गीतिका, जो सूर्यकांत त्रिपाठी की है, निराला की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लीप सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 की हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। बताइए किसने अध्यक्षता किया था? लीप सुधार परिषद की जो बैठक हुई थी 1953 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 22, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। बताइए देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो है बाएं से, कैसे? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है।
प्रश्न नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। बताइए, ये सूची 1 है और सूची 2 है। आप सही चुनकर विकल्प को भरें। प्रिय विद्यार्थियों, जीआईसी प्रवक्ता में कूट वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा होगा? संकल्प कैसा शब्द है? तो संकल्प जो है तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द में हमेशा अनुस्वार का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और सूरज कैसा है? ये तत्भव शब्द है। सूरज का सूर्य होता है तत्सम। काका कैसा शब्द है? तो काका देशज शब्द है। और मोटर कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1 का 3 और बी का 1 है। ए क का क्या है? 3 और ख का 1 होगा और ग का 2 और घ का 4 होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित कौन रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? बताइए कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है इसमें से? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है, दीप शिखा भी महादेवी वर्मा की रचना, निर्जा भी महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है। किसकी है बताइए? तो अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की प्रमुख रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अज्ञेय को। प्रश्न नंबर 25, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास के रचयिता है। बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिप्रवास है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है प्रिप्रवास में कितने सर्ग हैं? बताइए कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिप्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन है? हरि अवध जी हैं। बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में व्यंग्यकार नहीं है। बताइए आपको व्यंग्यकार नहीं, इसमें कौन नहीं है? व्यंग्यकार जो व्यंग्यात्मक रचनाएं करते हैं उसे व्यंग्यकार कहते हैं। तो रविंद्रनाथ त्यागी तो व्यंग्यकार हैं, लतीफ घोगी भी व्यंग्यकार है, हरिशंकर परसाई व्यंग के लिए बहुत जाने माने जाते हैं, लेकिन अज्ञेय व्यंग्यकार नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञेय कैसे हैं बताइए? ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन इसके? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 27, देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण का नाम है। बताइए इसमें देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा संस्मरण है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण रेखाएं बोल उठी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इनका और संस्मरण है। कौन सा संस्मरण है बताइए? बाजे पयलिया के घुघरू। बाजे कौन सा है? नहीं बाजे नहीं, दीप जले शंख बजे। कौन सा है? दीप जले शंख बजे। शंख बजे किसका है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का। बाजे पयलिया का घुघरू जो है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। तो दीप जले शंख बजे ये भी इनका संस्मरण है, इसे भी जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 28, विष्णुकांत शास्त्री प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? बताइए विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति इसमें से कौन सा है? तो कुछ चंदन कुछ कपूर जो है विष्णुकांत शास्त्री का गद्य काव्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद कर लें क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी कैसी लगती है आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? बताइए जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। देखिए 84 वैष्णवों की वार्ता जो है गोकुलनाथ की है, ये जीवनी विधा है। भक्तमाल नाभा दास की ये भी जीवनी विधा है। मालवीय जी के साथ 30 दिन भी जीवनी विधा में आता है, लेकिन बसेरे से दूर जो है जीवनी विधा नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी विधा है बताइए? ये आत्मकथा है। कौन सी विधा है? ये आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है?
तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, और उनका वो एक उपन्यास है चारुचंद लेख, और कौन सा है? पुनर्नवा, और अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 31, द्विगु समास का उदाहरण है। बताइए, द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? द्विगु समास क्या होते हैं? संख्यावाची शब्द होते हैं। प्रथम शब्द इसका क्या होता है? बताइए। प्रथम शब्द जो होता है संख्यावाची होता है द्विगु शब्द का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह जो हो गया संख्यावाची हो गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 32, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। जीआईसी में एक प्रश्न जरूर अशुद्ध वाक्य से आता है, इस वाक्य अशुद्धि से जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बताइए। प्रश्न नंबर 32 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं रहेगा, घट गई रहेगा। क्या रहेगा? कच्चे तेल की कीमत घट गई। यही वाक्य अशुद्ध, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 33, निष्फल न होने वाला कहलाता है। बताइए, जो कभी निष्फल न हो उसे क्या कहेंगे? उसे अमोघ कहेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। बताइए, 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 34 का, तो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे चलना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, भवभूति की रचना का नाम है। बताइए, इसमें कौन सी भवभूति की रचना है? तो उत्तर रामचरितम जो है भवभूति की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भवभूति का कितने रस माना है? केवल 1 रस माना है। कौन सा माना है? करुण रस को रस प्रधान मानते हैं। करुण रस को केवल इन्होंने रस माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 36, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं। बताइए, हम महान राष्ट्र के नागरिक का संस्कृत अनुवाद होगा। फिर विद्यार्थियों, जीआईसी में एक प्रश्न जरूर अनुवाद से पूछता है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? देखिए, जो भारत इसमें नहीं है, लेकिन इसमें आप भारत लगा दिया है, तो बात ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ भी भारत लगा दिया है, यहाँ भी गलत हो जाएगा। देखिए, महान का यहाँ महता और यहाँ भारतस लगा दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। भारतस नहीं है, तो ये भी वाक्य गलत है। यहाँ देखिए, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिका सम, माने वयम माने होता है हम सब, महता माने महान, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के नागरिक हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 37, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। बताइए, प्रेम वाटिका नाम से कितने ग्रंथ लिखा है? तो ये रसखान का ग्रंथ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रसखान का जो अंतिम ग्रंथ है प्रेम वाटिका है। कौन सा ग्रंथ है? अंतिम रचना जो है प्रेम वाटिका है। एक है सुजान रसखान नाम से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। रसखान की एक पंक्ति जो है बहुत पूछी गई है। रसखान का मूल नाम बताइए, बहुत पूछा गया इनका मूल नाम। तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। और रामचरितमानस सर्वप्रथम तुलसीदास ने किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस जो है
तुलसीदास ने किसे सुनाया था, बहुत बार ये भी पूछा गया है। रामचरितमानस सर्वप्रथम सुनाया था तुलसीदास ने रसखान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे आप याद कर लीजिएगा। और रसखान के गुरु कौन थे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो रसखान के गुरु थे विट्ठल नाथ। कौन थे, विट्ठल नाथ। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जरूर आप नोट कर लिए। रसखान की एक पंक्ति है जो बहुत बार पूछी गई, या लकुटी और कमरिया पर तीनों राजपुर को तजदारो। और एक है मानुष हो तो वहीं रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। एक है शेष महेश दिनेश जहां निरंतर धावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया पर नाच नचावे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 38 बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं वाला प्रश्न को आप जरूर घेर देंगे। इसमें कमल का पर्यायवाची जो है, अरविंद माने कमल होता है, सद्दल माने कमल होता है, और संशीज माने भी कमल होता है, लेकिन अमी माने कमल नहीं होता है। डी ऑप्शन जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है अमी, तो अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची अमी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अमृत का पर्यायवाची बताइए क्या होता है, सोम होता है। क्या होता है, सोम भी होता है, पीयूष भी होता है। ये अमृत के पर्यायवाची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सुधा भी है, इसे भी जरूर याद कर लीजिए। ये अमृत के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 39, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। बताइए इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम बताइए, बहुत बार पूछा गया है दूसरा नाम। तो निर्गुण संप्रदाय भी इनका कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन से हैं, कबीरदास माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास बताइए किसके समकालीन थे, पूछा गया प्रश्न है। कबीरदास किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके, सिकंदर लोदी के क्या थे, समकालीन थे। इसे भी जरूर याद कर लीजिए। बहुत बार सिकंदर लोदी ने जो है कबीरदास को क्या किया था, गंगा में डुबाया था। गंगा, एक भी प्रश्न पूछा गया, शेख तकी के कहने पर कबीरदास ने गंगा में, सिकंदर लोदी ने कबीरदास को डुबाया था। किसने डुबाया था गंगा में, बताइए, ये भी पूछा गया प्रश्न है। डुबाया था, किसने डुबाया था, सिकंदर लोदी ने। किसको, कबीरदास को। किसके कहने पर, शेख तकी के कहने पर। सिकंदर लोदी के गुरु जो थे शेख तकी थे, और कबीरदास के गुरु भी माने जाते हैं कि शेख तकी थे मुसलमानों के अनुसार। मुसलमानों ने कबीर के गुरु किसे माना, बताइए। मुसलमानों ने किसे कबीर का गुरु मानते थे, शेख तकी को। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। गुरु थे, कौन थे, शेख तकी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। बताइए जयशंकर प्रसाद का इसमें से कौन नाटक है, तो इसमें से ध्रुव स्वामी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक कब लिखा है, 1933 ईस्वी में लिखा है। ये ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। कौन सा नाटक है, अंतिम नाटक है। इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है। बताइए इसमें कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो अंधकार जो है तत्सम रूप है। मैंने बताया था जहाँ पर विसर्ग लगा हो, अनुस्वार लगा हो, वहाँ तत्सम होता है। अंधकार जो है यहाँ तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 42, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। बताइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का इसमें कौन सा काव्य ग्रंथ है, तो चोखे चौपदे जो है इनका काव्य ग्रंथ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कौन से रचनाएं हैं, बताइए। चोखे चौपदे हो गया, और क्या था, चुभते चौभते। कौन सा है, चुभते चौपदे। ये कौन सी है, बताइए। एक प्रसिद्ध रचना इनकी प्रिप्रवास भी है। कौन सी है, प्रिप्रवास, जो है बहुत बार पूछी गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 43, अज्ञेय की रचना है। बताइए अज्ञेय की रचना इसमें कौन से है,
थरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञे की रचना है। बहुत बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 44, अशोक के फूल निबंध रचित है। बताइए अशोक के फूल नाम से निबंध किसने लिखा? तो अशोक के फूल जो है निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख जो देखते हैं कौन से निबंध है, तो इनके प्रमुख निबंध है कूटज। कौन सा निबंध है? कूटज, बहुत बार पूछा गया है। और कौन सा है बताइए? विचार और वितर्क। कौन सा है? विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और कौन सा निबंध है? आलोक पर्व। बताइए, कमेंट करके बताइए आलोक पर्व पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। और एक है कल्पलता। कल्पलता, बताइए आप कमेंट में बताएंगे इसको कौन सा पुरस्कार मिला था। आप कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा पुरस्कार मिला था, बताइए। प्रश्न नंबर 45, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? बताइए अनामिका नाम से किसने काव्य रचनाएं की है? प्रश्न नंबर 45 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनामिका न किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए निराला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? बहुत पूछी गई हैं। तो इनकी रचनाएं है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता बहुत बार पूछी गई है। और कौन सी रचना है? जूही की कली। जूही की कली प्रथम मुक्तक रचना मानी जाती है। जूही की कली जो 1916 में लिखी गई, इसका सन भी जरूर याद कर लीजिएगा। और कौन सी है रचनाएं बताइए? एक है राम की शक्ति पूजा, इसे भी जरूर याद कर लीजिए। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। एक है कौन सी है बताइए? भिक्षुक इनकी रचना है। कौन सी? भिक्षुक, बहुत बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा और भिक्षुक जो है निराला की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 46, दुष्कृति शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए दुष्कृति का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो दु प्लस प्रकृति होता है दुष्कृति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 47, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। बताइए इसमें कौन से मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तो विद्यापति को मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति को कहा जाता है मैथिली रचना करने के कारण इसे मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी मैथिली में कौन सी रचना है बताइए? पदावली है। कौन सी रचना इनकी प्रसिद्ध है? पदावली। और एक कौन सा है बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोरक्ष विजय नाम से एक नाटक लिखे थे। कौन सा नाम से? बहुत बार पूछा गया, गोरक्ष विजय नाम से मैथिली भाषा में नाटक लिखे थे विद्यापति ने, जो मैथिली भाषा में है। प्रश्न नंबर 48, प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इस प्रश्नोत्तरी की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, हिंदी गुरुकुल प्रो को यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे से ज्वाइन कर ले, आपको मिल जाएगी। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। बताइए हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 49, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? बताइए सूरदास ने कौन सी रचना इसमें से नहीं है? तो सूर सरावली सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, लेकिन सूर सागर भी सूरदास की रचना है, लेकिन दोहावली जो है सूरदास की रचना नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहावली किसकी रचना है बताइए? तो तुलसी बाबा की रचना है। किसकी रचना है? तुलसी बाबा की रचना है, तुलसीदास की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है, जो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 50, आंसू शब्द है। बताइए आंसू कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है? जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव होता है। कौन सा होता है? तद्भव शब्द
में आते हैं, चंद्र बिंदु वाले शब्द, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसू का तत्सम शब्द क्या बनेगा बताइए? आंसू का तत्सम जो होता है, तत्सम क्या बनेगा बताइए? अश्रु बनेगा। इसे भी जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 51, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? बताइए विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो है रामानुजाचार्य माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए माधवाचार्य किसके प्रतिपादक है? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। माधवाचार्य ने क्या दिया था? द्वैतवाद दिया था। निम्बार्काचार्य ने क्या दिया था? द्वैतवाद दिया था। द्वैतवाद के प्रतिपादक जो है निम्बार्काचार्य हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय चलाया था। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में किसे पुष्ट मार्ग की स्थापना की? बताइए पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने जो है पुष्ट मार्ग की स्थापना किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विठल नाथ किसकी स्थापना किया था? बताइए विठल नाथ किसकी स्थापना किया था? तो अष्टछाप का स्थापना किया था। किसका? अष्टछाप की स्थापना किया था। कब किया था बताइए? तो 1565 ईस्वी में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 53, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बताइए आनंद कादम्बिनी क्या है? एक पत्र है। इसके संपादक कौन है? बद्रीनाथ चौधरी इसके संपादक हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए आनंद कादम्बिनी पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? प्रकाशन भूमि बताइए कहाँ से प्रकाशित होता था? तो मिर्जापुर से होता था। कहाँ से? मिर्जापुर से प्रकाशित होता। कब प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन कब चालू हुआ, शुरू हुआ? 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बद्रीनाथ चौधरी का एक और पत्रिका पूछी जाती है, कौन सी? नागरी नीरद। नागरी नीरद जो है इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, पत्रिका है, जो ये भी मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा कवि अक्षाप का नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कवि जो है अक्षाप का नहीं है? तो नंददास छाप में आते हैं, परमानंद दास भी अक्षाप में आते हैं, छीत स्वामी भी आते हैं, लेकिन हरि व्यास देव जो है अक्षाप कवि नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, बादल राग कविता के रचयिता है। बताइए बादल राग के रचयिता कौन है? तो बादल राग जो है कविता जो है निराला की कविता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल राग कैसी कविता है? बहुत बार पूछा गया है। ये प्रगतिवादी कविता है। कैसी कविता है? प्रगतिवादी कविता है। इसे भी जरूर आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 56, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं का याद करूं किस विधा में लिखी गई है? बताइए किस विधा में लिखी गई है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? बताइए असाध्य वीणा किसकी कृति है? अज्ञेय की है। कैसी कृति है? तो प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए अज्ञेय की असाध्य वीणा कैसी काव्य कृति है? तो लंबी कविता मानी जाती है। प्रश्न नंबर 57 का चलते हैं। इसका मूल भाव क्या है? बताइए इसका मूल भाव क्या है? अज्ञेय वीणा कविता के मूल भाव पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो अहम का विसर्जन है। इसमें क्या है? अहंकार का जो है विसर्जन इसमें माना जाता है। बताइए असाध्य वीणा किसने बजाया था? तो केश काम्बली ने बजाया था। केश काम्बली ने असाध्य वीणा बजाया था। और असाध्य वीणा किस वृक्ष के पेड़ से बना था? बताइए असाध्य वीणा जो है किस पेड़ के वृक्ष से बना था? तो किरीट। किस पेड़ के वृक्ष से बना था? किरीट पेड़ से बना था। ये भी जरूर आप इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 58, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण बहुत बार पूछा गया है, कौन सा है? बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर भिन्न कर्म करे विध नाना।
ये जो पंक्ति है विभावना अलंकार की है। देखिए, बिना पैरों के चल सकता है और बिना कानों के सुन सकता है, बिना कारण के ही कार्य हो जा रहा है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? बताइए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, कृष्ण भगवान राधा की प्रेम पे बहुत मुग्ध हो जाते, कहते हैं तुम पर वारो उर्वशी, तुम्हारे पर जैसी उर्वशी अप्सरा भी नहीं है। यहाँ उर्वशी का अर्थ क्या है? उर्वशी अप्सरा से लगाया गया है। सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर माने हृदय, यहाँ उर्वशी का क्या अर्थ हो गया है? हृदय से है। तुम मोहन की हृदय में बसी है। और उर्वशी समान है, किसके समान है बताइए? यहाँ उर्वशी का क्या अर्थ लिया गया है? हृदय में पहना जाने वाला हार, यहाँ है जो हृदय में पहना जाने वाला हार से लिया गया है। कहाँ? हृदय पर जो पहना जाता है हार, उससे लिया गया है। और यहाँ उर्वशी अप्सरा है। कौन सी है? उर्वशी जो अप्सरा है, बहुत जो देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा होती है, उर्वशी अप्सरा से लिया गया है। यहाँ पे एक ही शब्द के बार बार आए, उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? प्रश्न नंबर 60 की तो कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे निवेदन और करबद्ध प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 61। नाटक जारी है। बताइए, किस विधा की रचना? बताइए, यहाँ देखिए नाटक लिख दिया, इसलिए आपको जो है पेपर सेटर ने भ्रम करने के लिए दिया है। नाटक जारी है कौन सी विधा है? एक कविता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी कविता है बताइए? तो लीलाधर जगूड़ी की कविता है। किसकी कविता है? नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 62। गंगा का एक नाम है। बताइए, गंगा का एक नाम इसमें से कौन कौन सा है? तो विष्णुपदी जो है गंगा का इसमें नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा के और नाम बताइए। तो गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी। नहीं, सूर, देखिए यहाँ सर लिखा है, सूर सरी होता है, सूर सर नहीं होता है, सूर सरी होता है गंगा का। और विष्णुपदी होता है, और क्या होता है? भागीरथी भी होता है। क्या होता है? भागीरथी भी इनका नाम है। और क्या नाम है इनका? जाह्नवी, जाह्नवी भी इनका नाम है गंगा जी का। वेरी वेरी। एक मंदाकिनी है, देव पगा है, त्रिपगा इनका नाम भी गंगा का जाना जाता है। आप इसे जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 63। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बताइए, इसमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जो भोजपुरी है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस हिंदी की बोली है? ये बिहारी हिंदी की बोली है। किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी की बोली मानी जाती है। भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। प्रश्न नंबर 64। रससूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। बताइए, रससूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या किसने किया है? तो आचार्य शंकुक ने अनुमतिवादी व्याख्या किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रससूत्र के बताइए, ये चारों जो हैं ये भरत के रससूत्र के व्याख्याकार माने जाते हैं। भट्टनायक का क्या है बताइए? भट्टनायक का है भुक्तिवाद दिया था, भुक्तिवाद दिया था। अभिनवगुप्त ने क्या दिया था? अभिव्यक्तिवाद दिया था, अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनवगुप्त ने दिया था। भट्टलोलट ने क्या दिया था? उत्पत्तिवाद दिया था। उत्पत्तिवाद किसने दिया था? भट्टलोलट ने दिया था। इसे भी जरूर याद कर ले। भुक्तिवाद तो GIC 2015 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए उसे हमें वाक्य बनाना पड़ता है, तभी पहचान आ पाता है। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पानी बहता है, क्या लिखेंगे? पानी बहता है, बहती है नहीं, बहता है। पानी पिया जाता है, क्या? पानी पिया जाता है। जब हम वाक्य करेंगे तो समझ में आ जाता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 66, निषीद्ध का उपयुक्त अर्थ है, बताइए। बहुत बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निषीद्ध का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय को निषीद्ध कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संध्या के समय को क्या कहते हैं, बताइए। ये भी बहुत पूछा गया है। तो संध्या के समय को गोधूल कहते हैं, गोधूल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 67, झूला नट उपन्यास के रचनाकार है, बताइए। झूला नट किसका उपन्यास है? तो झूला नट जो है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद कर लें। इनके प्रमुख उपन्यास को हम लोग देखते हैं। एक इनका उपन्यास बहुत बार पूछा गया, चाक उपन्यास की लेखिका जो है मैत्रेयी पुष्पा है। एक कौन सा है? अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी जो है इनका प्रमुख उपन्यास है, इसे भी जरूर नोट कर लें। और एक है कस्तूरी कुंडल बसे, कौन सी है? कस्तूरी कुंडल बसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाक उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। अलमा कबूतरी किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। और कस्तूरी कुंडल बसे किसका है? मैत्रेयी पुष्पा के प्रसिद्ध उपन्यास है जो पूछे गए हैं, इसे भी जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 68, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं, बताइए। उत्तर कबीर रचना पर किन्हें व्यास सम्मान मिला है? तो केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान मिला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केदारनाथ सिंह, बताइए। इनकी प्रसिद्ध एक कविता है, बहुत बार पूछी गई, कौन सी कविता? बाघ इनकी कविता है, बहुत बार पूछी गई है। एक अकाल में सारस, कौन सी रचना है? अकाल में सारस जो है केदारनाथ सिंह की रचना है, इसे भी पूछी गई है, इसे भी जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 69, प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बताइए। इसमें प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी का दूसरा नाम बताइए, दूसरा नाम प्रेम मार्गी का। तो प्रेम मार्गी कवियों को ही सूफी कवि भी कहा जाता है, सूफी काव्य या सूफी कवि भी कहा जाता है। जो सूफी रचनाकार होते हैं उन्हें ही प्रेम मार्गी कहा जाता है। तो इसमें प्रेम मार्गी नहीं है, कौन? सूरदास नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस धारा कवि है? एक कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, इसे जरूर आप जान जाइए। किस काव्यधारा के कवि सूरदास जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 70, सही युग्म को पहचानिए, बताइए। इसमें सही युग्म क्या है? तो काले टोपी नहीं होता है, यहाँ काली टोपी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? काली टोपी रहना चाहिए। यहाँ सुनहरी पत्ता नहीं होता, सुनहरा होता है। क्या होता है? सुनहरा पत्ता होगा यहाँ पर। दुबला पतला लड़का, यही सी ऑप्शन सही है। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? उड़ती हुई चिड़िया रहना चाहिए। ये तीनों गलत है, सी सही है, दुबला पतला लड़का। सूची 71, प्रश्न नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत की रचनाएं हैं, इसे आप जरूर नोट कर लें। तो ये कालिदास की कौन सी रचना है? तो कालिदास की रचना है जो है ऋतु संहारम है। भवभूति की कौन सी रचना है? उत्तम राम चरितम है। दंडी की कौन सी रचना है? तो इनका 10 कुमार चरितम है। बाणभट्ट की कौन सी रचना है? कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। श्रीहर्ष की कौन सी रचना है? नैषध चरितम श्रीहर्ष की रचना। इस प्रकार से देखिए, क का 1 और ख का जो है 4, ख का 4 किसमें है? इसमें है। ग का 2 और घ का 5 और अंग का 3 है। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, इसे जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बचाना है। तो पुल्लिंग शब्द जो है इसमें मजा जो है पुल्लिंग शब्द
है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब किसी वाक्य को स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना है तो उसका वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मजा आ गया, मजा आ गया, गई नहीं रहेगा, मजा आ गया, तो ये देखिए पुल्लिंग पहचान हो गया। प्रश्न नंबर 73, हिंदू मग पर पाँव न राखेयु का जो बहुते हिंदी भाखेयु, यह युक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? बताइए, यह जो पंक्ति है किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये नूर मोहम्मद की रचना है और उनकी रचना जो है अनुराग बांसुरी से संबंधित है। किसी ने नूर मोहम्मद से पूछा कि तुमने तो जो हिंदी भाषा क्यों लिखा, अवधी भाषा पे क्यों लिखा है? तो कहा कि मैंने अवधी भाषा तो लिखा है लेकिन अपने प्रेम काव्य को जरूर अनिवार्य किया है, जो सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता है कि प्रेम रचनाएं। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 74, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? बताइए, सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? तो वीरेंद्र जैन की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं, वीरेंद्र की एक बहुत रचना पूछी गई है, इनकी एक रचना है डूब। कौन सी रचना है? डूब इनकी प्रसिद्ध रचना, इसे जरूर आप याद कर लें। प्रश्न नंबर 75, जब हम प्रीत उदारता और भलमानस का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? बताइए, यह कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? बहुत बार पूछा गया है। यह कथन जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध से लिया गया है। यह किसका रचना है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसका निबंध है? तो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। किसका निबंध है? दिनकर का प्रमुख निबंध है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 76, बताइए, उपेंद्र नाथ अस्क की रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? बताइए, उपेंद्र नाथ अस्क की एक एकांकी कौन सी है? जोंक है। किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है, जो समाज पर व्यंग करके लिखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पहली रचनाएं होती हैं तो छायावाद की पहली रचना तो लहर माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लहर किसकी रचना है? बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर कब लिखी गई थी? झरना। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? झरना मानी जाती है। तो कब लिखी गई थी? 1918 ईस्वी में लिखी गई थी। इसे क्या कहा जाता है? छायावाद का प्रयोगशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का प्रयोगशाला इस रचना को कहा जाता है। इसे भी आप जरूर याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। प्रश्न नंबर 78, प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है, प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करके बताएं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? बताइए, आपको क्रिया विशेषण बताना है। जो क्रिया की विशेषता बताइए वही क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में जो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, जो रोते रोते है यही क्रिया विशेषण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, वियोगी हरि का वास्तविक नाम बताइए क्या था? बताइए, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी नाम था। इनका क्या नाम था? हरि प्रसाद द्विवेदी इनका नाम था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी है, कौन सी? वीर सतसई, जो वीरों पर लिखा गया, ये हमारे देश के जो है वीरों पर लिखी गई रचना है वीर सतसई। वीर सतसई पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला है। मंगला पारितोषिक जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया है। बहुत बार पूछा गया है वीर सतसई किसकी रचना है? तो हरि प्रसाद वियोगी हरि की रचना है। प्रश्न नंबर 80, हिंदी भाषा परिषद कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। बताइए कौन सी पत्रिका है जो हिंदी भाषा परिषद द्वारा निकाली जाती है?
तो वागाथ पत्रिका जो है हिंदी भाषा परिषद कोलकाता द्वारा निकाली जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीआईसी में एक बार पूछा गया है कि वागाथ पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए। तो प्रभाकर छोत्री हैं। इसके संपादक कौन है वर्तमान में? प्रभाकर छोत्री। बहुत बार पूछा गया है, इसे भी और नोट कर लीजिए। आलोचना पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो दिल्ली से निकलती थी। इनके नामवर सिंह बहुत पूछा गया है, नामवर सिंह किस पत्रिका से जुड़े हैं? तो नामवर सिंह जो हैं आलोचना पत्रिका से जुड़े हैं। वसुधा पत्रिका किसने निकाला था बताइए? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निकाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये पत्रिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर ले। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस प्रश्नोत्तरी के पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें। आप लोगों से लेता हूँ विदा। आप सभी को प्रश्नोत्तरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।